हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का ई लाइट इंस्टीट्यूशंस के वीडियो यूट्यूब चैनल पर, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जहां हम बात करते हैं सिंपल कंसेप्ट्स की, सिंपल मेथड्स के साथ में। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की, जो कि चैप्टर जो एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 है, मूविंग चार्ज और मैग्नेटिज्म, उसका लास्ट टॉपिक होने वाला है। स्टूडेंट्स, उससे पहले हम लोगों ने जो लास्ट वीडियो अपलोड किया है वो अपलोड किया था फोर्स एंड टॉर्क ऑन ए करंट कॉइल रेक्टेंगुलर लूप के बारे में किया था। आज का जो फिनोमिना है, आज के टॉपिक का जो प्रिंसिपल है, वो प्रीवियस वीडियो का टॉपिक रहने वाला है। तो जो आज की वीडियो को नया देख रहे हैं, जो न्यू स्टूडेंट कनेक्टेड हैं, वो पिछला वीडियो देखें और पिछले वीडियो देखने के बाद में ये वाले वीडियो पर आए तो उनको माइंड में थोड़ा सा सेट होगा कि क्या टॉपिक है, कैसे क्या वर्क करेगा, प्रिंसिपल क्या है, वो सब कुछ हम बातें करेंगे। इससे पहले देखिए, हम लोग आज के नए टॉपिक पे चलें। पिछले वीडियो को हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। पिछले वीडियो में हमने रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग कंडक्टिंग लूप को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया, और प्लेसिंग पर हमने देखा कि उस करंट कैरिंग कंडक्टिंग लूप पे जो नेट फोर्स है, जो अमाउंट ऑफ टोटल फोर्स है, उसका वैल्यू कैलकुलेट करा, जो कि हमें 0 मिला था। ये बात समझ में आई थी हमें 0 कैसे, कि मतलब हम लोगों ने क्या किया था कि जो करंट कैरिंग कंडक्टिंग लूप है उसको 4 अलग अलग पोर्शंस में सेपरेट किया था, अलग अलग करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर्स के फॉर्म में हम लोगों ने उसको कंसिडर किया। कंसिडर करके जब हमने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से उनके जो है फोर्स के डायरेक्शन को कैलकुलेट किया, फोर्स के डायरेक्शन का आइडिया लगाया, तो हमें यह पता चला कि वहां पे दो फोर्स हैं, वो दो फोर्स सेम लाइन ऑफ एक्शन और इक्वल मैग्नीट्यूड में होने की वजह से क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से कैंसिल्ड हो जाते हैं। तो वहां पर उनका सम जो है वो 0 हो जाता है। उसके अलावा दो साइड्स पे दो फोर्स और एप्लीकेबल हैं, जो कि सेम लाइन ऑफ एक्शन में तो नहीं है, बट इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन में होने की वजह से उनका सम 0 हो जाता है। तो जो टोटल नेट फोर्स है वो हमें लूप पर 0 मिलता है स्टूडेंट्स। और हम लोगों ने जो रिजल्ट निकाला वो ये निकाला था कि जब टोटल नेट फोर्स 0 है तो कोई भी किसी भी टाइप का ट्रांसफर मोशन अवेलेबल नहीं होता है। किस पर? रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग लूप पर, जिसको आपने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर रखा है। बट जो दो फोर्सेस होते हैं जो कि सेम लाइन ऑफ एक्शन में नहीं होते हैं, वो फोर्स जो है वो उसको लूप को रोटेटरी मोशन जो है करवाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। और जब रोटेटरी मोशन होता है तो रोटेटरी मोशन की वजह से जो एक नया फंडा जनरेट होता है वो होता है टॉर्क, और उस टॉर्क की वैल्यू हम लोगों ने लास्ट वीडियो में कैलकुलेट करी थी, जो कि आया था हमारे पास टाउ इज इक्वल टू बिना साइन थीटा। दो केसेस हम लोगों ने देखे थे। जब हमने उसके फ्रंट व्यू पर देखा था तो ओनली हमें बिना मिला था, BINA। ठीक है, क्या कंसेप्ट है, क्या फिनोमिना है, पिछली वीडियो में जाकर आप अच्छे से समझेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा स्टूडेंट्स लोग। और उसके बाद में केस नंबर 2 में हमने जब टाउ कैलकुलेट किया, थीटा एंगल पर हमने कैलकुलेट किया, तो वो हमें मिला बिना साइन थीटा। तो देखिए, हम आज के वीडियो में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और टॉपिक पर आएंगे। टॉपिक का नेम है हमारा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो कॉपी और पेन रेडी करिए और टॉपिक डालिए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, है ना, जो कि चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर ना, ठीक है। चलिए, अब देखो ये है क्या। पहले तो गैल्वेनोमीटर का मीनिंग समझिए। इसका मीनिंग क्या है? मीनिंग जो है गैल्वेनोमीटर का मीनिंग, गैल्वेनोमीटर क्या काम करता है ये समझिएगा। गैल्वेनोमीटर जो है वो हमारे पास में किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में स्मॉल करंट को डिटेक्ट करने का वर्क करता है। ठीक है, इट्स डिटेक्ट द करंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट। ये किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट को क्या करता है, डिटेक्ट करता है, या फिर ये कहें कि वो उसको मेजर भी कर लेता है। मेजरिंग भी कह सकते हैं या फिर डिटेक्ट भी कह सकते हैं। तो ये क्या करता है, डिटेक्ट कर लेता है किसी भी स्मॉल करंट को ना, इजीली ये डिटेक्ट कर लेगा। ठीक है, ओके। तो देखिए इसका मीनिंग क्या है, इट्स डिटेक्ट, ओके, इट्स डिटेक्ट को सही लिखिए। डिटेक्ट क्या रहने वाला है, इट्स डिटेक्ट्स इलेक्ट्रिक करंट इन ए इलेक्ट्रिक सर्किट में ये क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट करता है। डिटेक्ट और मेजर भी आप बोल सकते हैं, ये मेजर भी करता है, बट डिटेक्ट हम यूज करेंगे तो ज्यादा बेटर है। ये हमें ये बताता है कि इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट का फ्लो हो रहा है
या नहीं हो रहा है, बस इतना सा हमें ये आइडिया देता है। बाकी करंट को मेजरिंग करने का जो डिवाइस है वो तो एमीटर होता है, वोल्टमीटर को वोल्टेज को डिवाइस करने वाला जो इंस्ट्रूमेंट है वो वोल्टमीटर होता है। गैल्वेनोमीटर हमें इजीली हमारे लैब में अवेलेबल होता है, जिसके ऊपर वो छोटे छोटे डब्बे से नहीं होते, जिनके ऊपर लिखा होता है अगर V लिखा हुआ है तो वोल्टमीटर है, A लिखा हुआ तो वो एमीटर है, जिसके ऊपर Z लिखा हुआ तो वो गैल्वेनोमीटर है। और वो कौन सा गैल्वेनोमीटर होता है? वो होता है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, जो कि हमें क्या करता है, जो भी इलेक्ट्रिक सर्किट है उस इलेक्ट्रिक सर्किट में जो भी इलेक्ट्रिक करंट है उस इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट करता है, या फिर ये कह सकते हैं कि मेजर कर सकता है। डिटेक्ट स्मॉल करंट को भी ये क्या कर लेगा, डिटेक्ट कर लेगा, है ना। ठीक है, ये इसका मीनिंग हो गया। अब देखिए ये प्रिंसिपल पे किस पे बेस्ड है, इसका जो प्रिंसिपल है वो देखिए, जो प्रिंसिपल है ये क्या है, जो लास्ट वीडियो क्लास में हमने जो टॉपिक पढ़ा था, इसका जो प्रिंसिपल है वो है करंट कैरिंग कंडक्टिंग लूप इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जिस पर टॉर्क अप्लाई हो जाता है। टॉर्क ऑन ए, ओके, टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टिंग रेक्टेंगुलर लूप in a magnetic field, in a magnetic field। तो मैग्नेटिक फील्ड में जो टॉर्क अप्लाई होता है उस टॉर्क के प्रिंसिपल पर हमारा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है। दैट मींस टाउ इज इक्वल टू BINA साइन थीटा। इसके ऊपर ये बेस्ड होता है, इस प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है। यहां पर चीजों को समझिए, जो B होता है वो क्या है, B जो है वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। वेयर B की बात करूं तो B जो है वो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। I जो है वो करंट फ्लोइंग इन द 1 टर्न है, करंट फ्लोइंग इन द कॉइल फॉर 1 टर्न। ओके, ये है करंट फ्लोइंग इन कॉइल, ठीक है, ओनली किसमें, 1 टर्न में, है ना, 1 टर्न। एक टर्न में जो करंट फ्लो हो रहा है वो है हमारे पास में I। N यहां पर क्या है, N यहां पे है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, ये है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल के इनमें जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो है। A यहां पर क्या है, A यहां पे एरिया वेक्टर ऑफ रेक्टेंगल लूप है, ठीक है, एरिया वेक्टर ये कह सकते हैं, या फिर क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ लूप कह सकते हैं, ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ लूप का क्रॉस सेक्शन एरिया है। और थीटा की बात कर लेते हैं, थीटा जो है एंगल बिटवीन क्रॉस सेक्शन एरिया A, एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड B के बीच का एंगल है, ये है एंगल, ओके, एंगल बिटवीन किस के बीच का एंगल है, एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर A एंड मैग्नेटिक फील्ड B, इन दोनों के बीच का एंगल है ये, ठीक है। तो इस प्रिंसिपल पर या इस फिनोमिना पर हमारा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बेस्ड होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, मीनिंग इसका समझिए, इट डिटेक्ट्स स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट, ये बहुत से स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट कर लेगा इन इलेक्ट्रिक सर्किट, उसको मेजर भी कर सकता है। प्रिंसिपल की बात करी, इट्स बेस्ड ऑन द टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टिंग रेक्टेंगल लूप इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जिसको भी हमने पिछले वीडियो लेक्चर में जो है अच्छे से मतलब जो स्टडी किया, और वहां पे टाउ हमें जो मिला, टॉर्क टाउ जो हमें मिला वो बिना साइन थीटा मिला। बी यहाँ पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, आई जो है वो करंट फ्लोइंग इन द कॉइल है जो कि एक टर्न के लिए है, ठीक है, एन जो है यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल है, ए यहाँ पे हमारे पास क्रॉस सेक्शन एरिया इन द लूप है। और बात करते हैं थीटा की, तो थीटा एंगल बिटवीन ए, एरिया वेक्टर ए, और बी है किसका एरिया वेक्टर है, ये लूप का एरिया वेक्टर है स्टूडेंट्स लोग, ठीक है। तो मीनिंग और प्रिंसिपल हमें बहुत अच्छे से क्लियरिफाई होना चाहिए। अब देखिए, मीनिंग और प्रिंसिपल जब बहुत अच्छे से क्लियरिफाई हुआ तो अब हम बात करेंगे इसके कंस्ट्रक्शन की। इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो किस तरीके से होता है, तो कंस्ट्रक्शन रिटर्न करें, ठीक है, क्या इसका कंस्ट्रक्शन है उसके ऊपर बात कर लेते हैं, और कैसे ये फिर वर्क करता है वो सारी चीजें हम आज की वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो इसके कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, कंस्ट्रक्शन, ओके। अब देखिए इसके कंस्ट्रक्शन को देखना, इसके कंस्ट्रक्शन में क्या होता है। देखिए कंस्ट्रक्शन में हमारे पास यहां क्या होता है, इसका एक टर्मिनल होता है, देखिए अच्छे से देखना, ये हमारे पास एक टर्मिनल है, टर्मिनल से वायर जा रहा है,
ये वायर चला गया ये, ठीक है। ये एक फाइन वायर है, कॉपर का बना हुआ फाइन वायर है। और फाइन वायर जो है ये लीजिए, यहां से आपने क्या स्टार्ट कर दिया, यहां से स्टार्ट किया आप लोगों ने जो है लूप, जो ठीक है आपके पास जो रेक्टेंगल लूप है वो ये रेक्टेंगुलर लूप है इस तरीके से, ये देखिए, ठीक है। ये लीजिए रेक्टेंगल लूप, थोड़ा सा सही बनाते हैं इसको, इतना बड़ा नहीं बनाएंगे। रेक्टेंगल लूप देखिए, ये लीजिए, ठीक है। ये हो गया रेक्टेंगल लूप। इस तरीके से यहां पे नंबर ऑफ टर्न्स हैं, ठीक है। देखो ये डायग्राम में ऐसा है, रियलिटी में ये ऐसा नहीं होता है। रियलिटी में कैसा होता है अभी बात करेंगे, ठीक है। फिर ये यहां से किससे कनेक्टेड होता है, एक स्प्रिंग से कनेक्टेड होता है, और स्प्रिंग के बाद में यहां पर आ जाता है इसका टर्मिनल 2, ये टर्मिनल सेकंड है, ठीक है। और यहां पर हम क्या करते हैं, जो है एक्सटर्नल जो वायर है, कनेक्टिंग वायर्स हैं, इन कनेक्टिंग वायर्स को इन टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं। ये टर्मिनल T1 है, इसको बोला हमने टर्मिनल T2, ठीक है। ये हमारे पास में क्या है, फाइन वायर है, फाइन वायर, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास में लूप है, करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर लूप है, ओके। ये रेक्टेंगल लूप है, रेक्टेंगल लूप, रेक्टेंगल लूप, इसको रेक्टेंगल लूप बोलेंगे, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, ये ए है। बात समझ में आई, ठीक है। देखिए यहां पर हम लोग क्या अप्लाई करके रखते हैं, यहां पे हम जो है एक स्केल अप्लाई करके रखते हैं, और यहां पे स्केल के साथ में एक पॉइंटर होता है, ये लीजिए, ये पॉइंटर है, पॉइंटर, ओके। यहां पर क्या होता है, मेजरमेंट्स होता है, इस तरीके से मेजरमेंट्स होता है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। ये लीजिए मेजरमेंट्स, और यहां पर रीडिंग होती है 0। मैक्सिमम रीडिंग कितनी हो सकती है, 30 माइक्रो एम्पियर टू 50 माइक्रो एम्पियर तक हो सकती है। इधर पॉजिटिव रीडिंग आएगी, इधर नेगेटिव रीडिंग आएगी। अगर अपोजिट डायरेक्शन में करंट चल रहा है तो अपोजिट डायरेक्शन में 30 माइक्रो एम्पियर टू 50 माइक्रो एम्पियर तक की रेंज के ही हम लोग इनको क्या करते हैं, बनाकर रखते हैं, ओके स्टूडेंट्स। तो इतना मे भी डन हो जाना चाहिए। एक बार हम देख लेते हैं, हमें डायग्राम दिख रहा है क्या बोर्ड पे, यस, ठीक है। डायग्राम हमें कंप्लीटली वॉच है, हम इसको इजीली देख रहे हैं डायग्राम को, ठीक है। अच्छा, अब आप ये डायग्राम, ये हमारा कंस्ट्रक्शन रेडी है। अब एक्चुअली इसको देखो, ये जो हम लोगों ने करंट कैरिंग जो लूप बनाया है, ये ऐसा एक्चुअली होता नहीं है। ये देखो कैसा होता है, इसको हम कैसा बनाते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये फाइन वायर दिख रहा है ना, ठीक है। इस फाइन वायर पे क्या होता है, यहां पर इस तरीके से एक सिलेंड्रिकल शेप में क्या होती है, सिलेंड्रिकल शेप में हमारे पास में जो है सॉफ्ट आयरन का कोर होता है। देखो ये सॉफ्ट आयरन कोर है, थोड़ा सा अच्छे से देखते हैं इसको, सॉफ्ट आयरन कोर को, ठीक है। कैसे बनाया सॉफ्ट आयरन कोर, एक मिनट देखता। सॉफ्ट आयरन कोर देखो ऐसे, इस तरीके से, यहां पर देखो, आपको समझ में आएगा। ये एक सॉफ्ट आयरन कोर है, इस तरीके से समझना। अब देखो इसके ऊपर ये जो वायरिंग करी जाती है, ये कैसे करी जाती है, जैसे वायर यूं आया, ऐसे देखो यूं आया, और यूं आके यूं चला गया, और फिर यूं गया, ठीक है। और फिर ये ऊपर आ गया, फिर वायर नंबर सेकंड, ये दूसरा वायर, फिर इसके इक्विवेलेंस में यूं गया, और ये यूं, फिर देखो वायर नंबर थर्ड आ गया, और फिर ये, ठीक है। तो अब आप नोटिस करो, देखो ये जो रेक्टेंगल लूप है, इनका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, हर एक टर्न का क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, ए है। क्योंकि देखो ये सारे के सारे टर्न ऐसे ही तो हैं इस रेक्टेंगल लूप पे, फिर दूसरा इसी के ऊपर आ गया ऐसे, मतलब इसके इक्विवेलेंस में आ गया, इसके बस जस्ट पैरेलल आ गया, फिर तीसरा भी इसके जस्ट पैरेलल आ गया, फोर्थ भी इसके जस्ट पैरेलल आ गया। तो जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो क्या है, इन सबका इक्वल है, ठीक है। ये हम लोगों ने क्या किया, एक हमारी थोड़ी सी विजिबिलिटी के लिए बना लिया कि ऐसा होता है, क्योंकि अगर हम ऐसा बनाएंगे इसको तो थोड़ा सा कंफ्यूज रहेंगे। इस वजह से हम लोगों ने थोड़ा इस तरीके के प्लेटफॉर्म को, इस तरीके के डायग्राम को प्रीफर किया है, ठीक है। ये बना हुआ किसके ऊपर है, ये बना हुआ सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर, ठीक है। ये जो वायरिंग है ये किसके ऊपर करी हुई है, सॉफ्ट आयरन कोर पर, ध्यान रखना, सॉफ्ट आयरन कोर है, ध्यान रखना। ये किसके ऊपर बाउंडेड है, सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर बाउंडेड है। ये जो बाउंड्री है ये सॉफ्ट आयरन कोर की बाउंड्री है, ओके। ये माइंड में सेट करके रखना, ओके। और यहां पर ये जो वायर होते हैं ये क्या होते हैं, लैमिनेटेड वायर होते हैं। ये जो वायर हैं ये किस तरीके के वायर होते हैं, लैमिनेटेड वायर। लैमिनेटेड वायर का मतलब समझो, वापस उस डायग्राम को देखो, ये इस तरीके से डायग्राम था, ठीक है। ये सॉफ्ट आयरन कोर था, तो देखो ये एक वायर यूं चला गया, ठीक है। जाने के बाद दूसरा वायर आया। अब देखो एक चीज देखो,
जब पहला वाला वायर दूसरे वायर के बिल्कुल क्लोजली होगा या फिर टच करेगा, तो टच करने की वजह से कॉइल के जलने का खतरा है ना, ठीक है। तो ये जले ना, इस वजह से हम इसके ऊपर क्या कर देते हैं, प्लास्टिक की कोटिंग करके रखते हैं, मतलब वायर पे प्लास्टिक की कोटिंग रखते हैं, फिर दूसरे वायर पे भी प्लास्टिक की कोटिंग रखते हैं, ताकि ये एक दूसरे को क्या ना करे, टच ना करे, स्पार्किंग नहीं हो और कॉइल हमारी जले ना। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा मेजरमेंट करा हुआ है। अब आप देखिएगा, हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने यहां से देखो ये करंट दिया, यहां से एक आई करंट चला, ठीक है। देखो इसका जो प्रिंसिपल है वो ध्यान रखना, प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल है टाउ इज इक्वल टू बी आई एन ए, और ये क्या है, साइन थीटा, ये इसका प्रिंसिपल है, ठीक है। एक चीज और जो हम बताना भूल गए, देखो बी मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड तो देखो अभी तक हमने दिखाया ही नहीं यहां पे, ठीक है। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यहाँ पे रेडियल मैग्नेटिक फील्ड यूज करते हैं, कुछ ऐसा, ठीक है। ये एक ऐसा रेडियल मैग्नेटिक फील्ड यूज करते हैं जहां पे ये होता है एन पोल, और इधर जो होता है दूसरा जो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है, ये क्या है, यहाँ पे ये है इसका साउथ पोल, है ना, ये हो गया साउथ पोल। ओके, अब देखो, अब हमारे पास में ऑलमोस्ट जो है गैल्वेनोमीटर का कंसेप्ट है वो रेडी है। देखो बी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, देखो ये यूं गया तो ये यूं आ गया, ठीक है, ये यूं गया तो ये ऐसे, ये स्ट्रेट देन स्ट्रेट, ये ऐसे तो ये ऐसे, ठीक है, और ये ऐसे तो ये यहां पे, ठीक है। तो ये जो है ये किसके डायरेक्शंस हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के डायरेक्शंस हैं, जो एन पोल से आउटवर्ड है और जो साउथ पोल पर क्या हो रही है, इनवर्ड हो रही है, एंटर कर रही है, ठीक है। रेडियल है तो रेडियल फॉर्म में आ रही है। ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्यों यूज करा, इसकी बात हम आगे करने वाले हैं, क्यों हम रेडियल मैग्नेटिक फील्ड को यूज करते हैं। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास में यहां है, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड बी, ठीक है। करंट हम लोगों ने यहां फ्लो करवा दिया, नंबर ऑफ टर्न्स इस कॉइल में जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो n है, क्रॉस सेक्शन एरिया ए की मैं बात कर चुका हूं, साइन थीटा ये एंगल बिटवीन होता है बी और ए के मिड में, ठीक है। जो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है ये, और ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, इनके मिड का जो एंगल है वो है हमारे पास में थीटा, ठीक है। तो ये हमारे पास में डायग्राम रेडी। अब एक चीज देखना, जब आप यहां पे करंट फ्लो करवा रहे हैं, तो हमने लास्ट वीडियो में देखा कि ये जो लूप है, इस लूप पे जो नेट फोर्स का अमाउंट है वो कितना है हमारे पास में, जीरो होता है, ठीक है। व्हेन करंट, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, व्हेन करंट फ्लो इन करंट फ्लो इन, किसमें करंट फ्लो करवा रहे हैं, व्हेन करंट फ्लो इन करंट कैरिंग कंडक्टिंग लूप, है ना, इन ए लूप में हम लोग करंट फ्लो करवा रहे हैं, देन नेट फोर्स। अब देखो यहां पे दो कंडीशन है, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन क्या है, देन नेट या फिर टोटल फोर्स, नेट फोर्स ऑन लूप इज इक्वल टू कितना है, जीरो। जो नेट फोर्स है वो जीरो है, ये पिछले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया। सेकंड वाली सिचुएशन देखो, सेकंड वाली सिचुएशन में अब नेट फोर्स तो जीरो है, बट देखो ये जो करंट है, ये करंट क्या करेगा, इसको क्या करेगा, ऐसे रोटेटरी मोशन करवाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ऐसे देखो ये वायर है, कौन सा वायर है, ये फाइन वायर है, इस फाइन वायर पे ये क्या है, फ्रीली सस्पेंडेड है, ठीक है। जो हमारी कॉइल है देखो ये इस तरीके से है, और ये वायर है, तो इस वायर पे ये फ्रीली सस्पेंडेड है। जब करंट आएगा तो ये क्या करेगा, ऐसे यू रोटेट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, तो ये रोटेट करेगा, तो रोटेशन की वजह से क्या प्रोड्यूस हुआ, टॉर्क प्रोड्यूस हुआ। देखो ये यू ऐसे रोटेट हो रहा है ना, ठीक है, तो रोटेशन की वजह से टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, उस टॉर्क को हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। तो कंडीशन नंबर सेकंड, जब करंट फ्लो हो रहा है तो दो सिचुएशन पॉसिबल है, नेट करंट जीरो आता है, और सेकंड जो टॉर्क प्रोड्यूस होता है, टॉर्क जिस प्रिंसिपल पर ये बेस्ड है वो हमें क्या मिलेगा, वो मिलेगा बिना BINA साइन थीटा, ये हमें मिला है। ओके, बात समझ में आ गई, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए, अब थोड़ा फंडा समझते हैं, अब कोई नई चीज सामने आएगी। आप खुद सोचिए कि हमारे पास में इस तरीके से ये जो रेक्टेंगल लूप है वो इस तरीके से, ये सॉफ्ट आयरन कोर है, इस सॉफ्ट आयरन कोर पे हम लोगों ने कैसे, सॉफ्ट आयरन कोर पे वायरिंग कैसे कर रखी है, यूं देखो, वायर को यूं ऊपर लपेटा, फिर वायर नीचे गया, नीचे जाके यूं, और फिर ये ऐसे, ठीक है। फिर दूसरा टर्न, एक टर्न कंप्लीट, फिर यहां से दूसरा टर्न ले लूंगा, ठीक है, ऐसे ये सेकंड टर्न, फिर ये क्या आ गया, थर्ड टर्न आ गया, फिर ये क्या आ गया, फोर्थ टर्न आ गया। तो क्रॉस सेक्शन एरिया देखो, हर एक टर्न का क्रॉस सेक्शन एरिया इक्वल है ना, ठीक है, डन। अब देखो जब इसमें करंट फ्लो हुआ, देखो ये इस तरीके से कनेक्टेड है, तो जो थिन वायर से कनेक्टेड है ये ऐसे, तो जब वायर आया, करंट आया, करंट आने की वजह से नेट फोर्स इसमें हो गया जीरो,
बट ट्विस्टिंग होगी, ठीक है, फोर्सेस की वजह से ट्विस्टिंग होगी। कौन से फोर्सेस की वजह से? मैग्नेटिक लोरेंज फोर्स की वजह से ये वाली साइड तो अपवर्ड आएगी, देखो ये साइड तो कैसे चलेगी? अपवर्ड। ये वाली साइड कैसे जाएगी? डाउनवर्ड। तो अपवर्ड डाउनवर्ड की वजह से क्या होगा? ट्विस्टिंग। देखो यहां पे ये वायर कनेक्टेड है, ये ट्विस्टिंग आएगी ऐसे, ठीक है, ट्विस्टिंग आई। अब एक चीज देखो, ये जो ट्विस्टिंग आई, इस ट्विस्टिंग की वजह से ये जो वायर है, ऊपर वाला वायर है, ये वाला वायर क्या करेगा? ये वाला वायर भी इसके साथ ट्विस्ट होगा ना, ट्विस्ट, ठीक है। तो मतलब एक चीज समझो, ट्विस्टिंग का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे ट्विस्टिंग का मतलब समझो टॉर्क, ठीक है। जैसे ही ये मूव हुआ वैसे इसमें टॉर्क प्रोड्यूस हुआ, बट ये वाला वायर जो है वो इसको क्या नहीं करने देना चाहता? इस सॉफ्ट आयरन कोर को ट्विस्ट नहीं होने देना चाह रहा, क्योंकि ये भी तो फिक्स है। देखो ये यहां आके फिक्स है, इस टर्मिनल से फिक्स है, यहां पर इसको क्या कर रखा है? फिक्स कर रखा है यहां पर, ठीक है। यहां पर ये फिक्स्ड है। नीचे देखो, नीचे ये किससे फिक्स है? स्प्रिंग से फिक्स्ड है, ठीक है। तो ये जो आपका कौन है? सॉफ्ट आयरन कोर है, ये ऊपर से भी फिक्स्ड है और नीचे से भी फिक्स्ड है, और बीच में क्या है? सस्पेंडेड है। अगर क्या होगा, इसमें थोड़ा सा भी ट्विस्ट आएगा, देखिए इस तरीके से, देखो इधर यहां पे अगर इसमें थोड़ा सा भी स्मॉल ट्विस्ट भी आया, तो नीचे वाली स्प्रिंग और ऊपर वाला जो थिन वायर है वो इसको ट्विस्ट नहीं होने देना चाहेंगे। मतलब क्या होगा कि मतलब वायर ये चाहेगा कि इसमें जितना ट्विस्ट आया तो वायर इसको वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे लेकर आएगा, ठीक है। देखो ट्विस्ट हुआ, ट्विस्ट होने की वजह से वायर वापस इसको अपनी ओरिजिनल शेप में लेकर आया। मतलब ये समझो, मतलब ये हुआ कि ट्विस्ट का मतलब टॉर्क प्रोड्यूस हो गया किसमें? कॉइल में, ठीक है। तो कॉइल में जब टॉर्क प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, उस टाइम पे क्या हुआ कि जो आपका थिन वायर है उस वायर ने एक रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस करा, रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस करा। वो रिस्टोरिंग फोर्स क्या नहीं चाहता? वो नहीं चाहता है कि ये जो आपका सॉफ्ट आयरन कोर है इसकी पोजीशन में चेंज हो जाए। खुद एक आइडिया लगाओ आप, ठीक है। जैसे सोचो कि मतलब इसमें देखो, जैसे ये वायर से क्या है? कनेक्टेड है, इसमें टॉर्क आया, टॉर्क आते ही रुक जाएगा। देखो ये टॉर्क आया, ट्विस्ट हुआ, ट्विस्ट आते ही रुका। क्यों रुका? क्योंकि इसको वायर ने रोक दिया, वायर नहीं चाहता कि ये रुके। अब वायर ने क्यों रोका इसको? क्योंकि इसके अंदर जो टॉर्क प्रोड्यूस हुआ उसके अगेंस्ट रिस्टोरिंग फोर्स इसने प्रोड्यूस कर लिया। तो जो आपके पास में जो रियल जो टॉर्क है वो वाला टॉर्क और जो रिस्टोरिंग टॉर्क है वो इक्वल हो गए, और ये फिर क्या हो गया? रुक गया। फिर देखो इसके बाद में थोड़ा सा और ट्विस्ट आया इसमें, ये और मूव हुआ, और मूव आने के बाद में फिर ये रुक जाएगा। मतलब दोनों टॉर्क क्या हो जाएंगे? बैलेंस हो जाएंगे। बैलेंस होने की वजह से ये स्टॉपिंग कंडीशन पे आ जाएगा। टोटल मिला के आप लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि यहां पे एक नया टॉर्क और प्रोड्यूस हो गया, और वो नया टॉर्क कौन सा टॉर्क है? रिस्टोरिंग टॉर्क है, जिसका वैल्यू किसके इक्वल है? जिसका वैल्यू जो अप्लाइड टॉर्क है उसके इक्वल है। अप्लाइड टॉर्क कितना है? बिना साइन थीटा इस के इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में वायर के अंदर, इस थिन वायर में एक रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस हो जाता है जो कि वायर को मूव नहीं होने देना चाहता। अच्छा, इस मोशन की वजह से देखो यहां पर एक डिफ्लेक्शन आएगा। देखो ये इस डिफ्लेक्शन क्या बोलेंगे? फाई। ध्यान रखना, ये जो डिफ्लेक्शन आया ये फाई डिफ्लेक्शन आया, जो कि हमें क्या दे देगा? मेजरमेंट दे देगा। जैसे करंट चला, सपोज करो, देखो करंट आया, करंट आने की वजह से इसमें क्या आया? ट्विस्टिंग हुई, ट्विस्टिंग आने की वजह से ये घूमा, घूमने की वजह से ये पॉइंटर ने क्या किया? पॉइंटर ने डिफ्लेक्शन किया। तो जितना ज्यादा डिफ्लेक्शन उतना ज्यादा करंट। बात समझ में आई? ठीक है, तो मतलब ये समझ में आया कि अगर आप करंट का अमाउंट इंक्रीज करेंगे तो डिफ्लेक्शन भी इंक्रीज होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो गया फाई के। इसको हम प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो देखो प्रूफ करने के लिए हमें एक चीज तो वेरी बहुत अच्छे से क्लियरिफाई हो गई और हो जानी भी चाहिए। ठीक है, और वो क्या कंडीशन हो जानी चाहिए कि जो आपके पास में जो टाउ है, कौन सा टाउ? सॉरी, रिस्टोरिंग फोर्स है टाउ। एक चीज, एक मिनट रुको, एक मिनट, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई। ठीक है, ओके, हाँ सही है, ठीक है, हाँ सही चल रहा है। ठीक है, तो जो टाउ है, ये जो प्रोड्यूसिंग टाउ है वो रिस्टोरिंग टाउ के इक्वल है। इतनी बात मैं आप लोगों को यहाँ पे क्लियरिफाई कर चुका हूं। एक चीज और मैंने अभी बातों में ये बताई कि जितना ज्यादा करंट आप इसमें प्रोवाइड करेंगे उतना ही क्या होगा? उतना ही डिफ्लेक्शन आएगा। मतलब अमाउंट ऑफ करंट इंक्रीज तो ये डिफ्लेक्शन भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। करंट स्मॉल तो पॉइंटर डिफ्लेक्शन स्मॉल देगा, करंट लार्ज तो पॉइंटर डिफ्लेक्शन क्या देगा? लार्ज देगा। ठीक है, तो हमें यहां पर एक चीज, एक बहुत अच्छा सा इजी सा फंडा समझ में आ गया कि यहाँ पे जो टाउ है वो क्या हो गया? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया इसके फाई के। अच्छा, टाउ कौन सा? रिस्टोरिंग टाउ। ध्यान रखना, ठीक है, यहां पर जो टाउ है
रिस्टोरिंग जो टाउ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया यहाँ पे करंट के, ठीक है। अब ये रिस्टोरिंग टाउ का मतलब समझो, रिस्टोरिंग टाउ कहां जनरेट हो रहा है, यहाँ पे। टाउ जो रिस्टोरिंग जनरेट हो रहा है वो इस वायर में जनरेट हो रहा है, समझना, ठीक है। कैसे आया मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं, क्योंकि ये क्या होगा, ट्विस्ट होगा। किसमें ट्विस्ट होगा, यहां पर इस कॉइल में ट्विस्ट होगा। ट्विस्ट होने की वजह से देखो ये कॉइल तो ऐसे ट्विस्ट हुई, ये वायर इसको ऐसे ट्विस्ट नहीं होने देना चाहता, वायर इसको वापस लाएगा। देखो कॉइल यूं गई इस तरीके से, वायर इसको वापस उस पोजीशन पे लेके आएगा, तो वायर भी क्या होगा, वायर भी ट्विस्ट हो रहा है ना, तो वो कौन सा ट्विस्ट की वजह से जो टॉर्क आया वो रिस्टोरिंग टॉर्क आया। समझने में बात, तो ये रिस्टोरिंग टॉर्क जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, करंट के या फाई के, सॉरी गड़बड़ गड़बड़ गड़बड़, फाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा, ठीक है, करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा, फाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ये फाई, ठीक है। जो आपके पास डिफ्लेक्शन आ गया उस डिफ्लेक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। सिंपल सा कंसेप्ट, जितना ज्यादा डिफ्लेक्शन, देखो अगर स्मॉल डिफ्लेक्शन आया तो स्मॉल टॉर्क आया, छोटा सा डिफ्लेक्शन तो वापस टॉर्क का प्रोडक्शन, जो रिस्टोरिंग टॉर्क का प्रोडक्शन है वो स्मॉल हो गया। अगर टॉर्क, अगर आपके पास जो ट्विस्टिंग है वो मोर हो गई, ऐसे देखो डिफ्लेक्शन ज्यादा आ गया, तो फिर ये भी क्या करेगा, अपने आप में ज्यादा जोर लगाएगा ना, रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए ज्यादा जोर लगाएगा, मतलब टॉर्क रिस्टोरिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया फाई के। अब देखो यहां पे फाई को जब इक्वल करोगे तो यहां पे जो टॉर्क रिस्टोरिंग है, टॉर्क रिस्टोरिंग वो किसके इक्वल आ गया, सी फाई। अब जो ये सी है, वेयर सी, देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई, और यहां पर देखेंगे वेयर सी इज इक्वल टू टॉर्जनल, टॉर्जनल है ना, टॉर्जनल कांस्टेंट होता है ये हमारे पास में, ठीक है, टॉर्जनल कांस्टेंट, टॉर्जनल कांस्टेंट, इसको हम टॉर्जनल कांस्टेंट बोलते हैं, सी को ना, ध्यान रखना सी का कोई ज्यादा रूल नहीं है, टॉर्जनल कांस्टेंट है, और ये डिपेंड करता है फाई पे, जितना आप फाई को इंक्रीज कर देंगे टॉर्जनल कांस्टेंट उतना ही ज्यादा आता जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई हमारे पास में, देखो दो टॉर्क आ गए, पहला वाला टॉर्क तो कौन सा आ गया, बीना साइन थीटा, और एक रिस्टोरिंग टॉर्क आया, ये बीना साइन थीटा किसमें है, ये हमारे पास में रेक्टेंगुलर लूप में है। जो टॉर्क रिस्टोरिंग आया वो हमारे पास में किसमें आया, वायर में आया, ठीक है। एक बैलेंसिंग सिचुएशन में जाकर ये रुकेंगे, रुकने का मतलब हो गया कि जो आउटर और जो इंटरनल टॉर्क है, ठीक है, आउटर और इंटरनल नहीं, प्रोड्यूसिंग टॉर्क और जो रिस्टोरिंग टॉर्क है वो एक दूसरे के क्या है, इक्वल है, इक्वल है, इसका मतलब दोनों को इक्वल रख सकता हूं मैं, ठीक है। तो ये वाले फिनोमिना को मैं हटा रहा हूं यहां से, ठीक है। ध्यान रखिएगा हमें दो टॉर्क मिल गए, ठीक है, मतलब इफ करंट की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, इफ वी इंक्रीज द वैल्यू ऑफ करंट देन डिफ्लेक्शन इज मोर डिफ्लेक्शन देन मोर रिस्टोरिंग फोर्स, एंड मोर रिस्टोरिंग फोर्स देन दिस रिस्टोरिंग फोर्स इज बैलेंस्ड विथ टाउ, ठीक है, प्रोड्यूसिंग टाउ, जो प्रोड्यूसिंग टाउ है उससे ये बैलेंस हो जाएगा। तो हम लोग यहां लिख सकते हैं नाउ क्या हो गया, नाउ टाउ जो है वो बैलेंस हो गया किसके, टाउ रिस्टोरिंग के, ठीक है। जो ओरिजिनल टाउ है बिना साइन थीटा वो टाउ रिस्टोरिंग के बैलेंस हो गया। अब बिना साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है यहां पे, सॉरी टाउ का फॉर्मूला है बिना, BINA साइन थीटा इज इक्वल टू, इसका वैल्यू क्या कैलकुलेट किया था, सी फाई कैलकुलेट करा था यहां से, है ना, ठीक है। अब यहां से क्या करेंगे आप यहां से आप आई का वैल्यू कैलकुलेट करें, आई, अगर आप यहां से आई का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो देखो आई इज इक्वल टू क्या बना, आई इज इक्वल टू सी फाई अपॉन में ये हो जाएगा NBA नाम, ठीक है, NBA लिख दो इसको, ठीक है, आई इज इक्वल टू NAB कर देता हूं नाब, ठीक है, जो भी है, ओके, मतलब ये B N और A ये चला जाएगा डाउनवर्ड में, तो यहां पर देखो, अच्छा साइन थीटा भी आया साथ में, साइन थीटा ये भी यहां पे साथ में आया, ओके। अब देखो यहां पर क्या हुआ, वेयर, देखो वेयर C अपॉन में NBA, ये तो क्या है, ये तो कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट, ठीक है। तो देखो कांस्टेंट है तो आई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया फाई अपॉन में साइन थीटा के। क्लियरिफाई स्टूडेंट्स, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। अब देखो यहां पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम समझ में आ गई, ये समझ में आ गई कि करंट जो है वो डिफ्लेक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। मतलब आप जितना ज्यादा करंट का अमाउंट इंक्रीज करेंगे डिफ्लेक्शन उतना ही ज्यादा, तो मेजरमेंट उतना ही एक्यूरेट। बट ध्यान से समझें आप कि साइन थीटा, ये जो साइन थीटा है ये
करंट की वैल्यू को क्या कर देगा, डिक्रीज भी कर देगा। तो एक्चुअल मेजरमेंट हमें यहां पर नहीं मिलेगा, करंट का एक्चुअल मेजरमेंट थोड़ी रिप्रेजेंट मिलेगा होगा हमें। यहाँ पे जो इक्वेशन मिली है हमें, इस इक्वेशन से करंट का हमें डायरेक्टली वैल्यू नहीं पता चलेगा। देखो समझो, आपने करंट प्रोवाइड करा, करंट प्रोवाइड करते डिफ्लेक्शन आया तो मेजर कर लिया कि चलो ठीक है, डिफ्लेक्शन कितना आया, 30 माइक्रो एमीटर आया, तो करंट का वैल्यू कितना हो गया, 30 माइक्रो एमीटर। तो वो चीज तो तब पॉसिबल है ना जब साइन थीटा डिवाइड में नहीं हो। अगर साइन थीटा डिवाइड में तो ये इस वैल्यू को रिड्यूस भी तो कर रहा है ना, रिड्यूस, ठीक है। तो इसके रिडक्शन से बचने के लिए, मतलब साइन थीटा को यहां कैसे रिमूव किया जाए, तो सोचो कि यहां पे साइन थीटा को क्या कर दो, 1 कर दो। क्या कर दो, यहां पे साइन थीटा को 1। अगर ये साइन थीटा 1 हो जाए तो करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाए फाई के। अब साइन 90 कैसे पॉसिबल है, सॉरी साइन 1 कैसे पॉसिबल है, जब थीटा का अमाउंट कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, ठीक है। व्हेन थीटा बिकम्स 0, ठीक है, इफ थीटा इज इक्वल टू 90, अगर थीटा को 90 कर देंगे देन साइन 90 इज इक्वल टू 1, ठीक है। साइन 90 का अमाउंट 1 हो जाएगा और जो है आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा फाई। बट ये कंडीशन कब पॉसिबल है, जब आपके पास में मैग्नेटिक फील्ड कैसा हो, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। बात ध्यान से समझ में आई, जब मैग्नेटिक फील्ड आपके पास में रेडियल होगा, उसी सिचुएशन में आप ये वाली कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा ये कब होगा, ये वाली सिचुएशन कब पॉसिबल है, व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इन रेडियल फॉर्म। ओके, बात समझ में आई। इसलिए हम क्या करते हैं, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड को रेडियल फॉर्म में लेकर आते हैं। मतलब देखो, बात को सुनना है स्टूडेंट्स, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब रेडियल फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड होता है, उस सिचुएशन में एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ में 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करते हैं। कैसे क्रिएट करते हैं उसको अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे। बट देखो, हमें इतना सा फंडा समझ में आ जाना चाहिए कि जो आई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया फाई के। ओके, तो इस तरीके से हम लोगों ने मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के कंस्ट्रक्शन को और उसकी वर्किंग को समझा, ठीक है। कंस्ट्रक्शन ये रहा और इसकी वर्किंग वाली जो बात है वो हम लोगों ने यहां कर ली, वर्किंग। तो देखो, एक बार मैं फिर से थोड़ा सा रिपीट करता हूं। वर्किंग में हम लोगों ने क्या देखा, जब हमने करंट फ्लो करवाया तो 2 इफेक्ट आए यहां पे। जो नेट फोर्स है वो 0 बना फर्स्ट इफेक्ट में, सेकंड इफेक्ट में हमें टॉर्क मिला जो कि बिना साइन थीटा है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, जब हम लोगों ने करंट फ्लो करवाया तो हमने ये भी यहां पर नोटिस करा कि जो आपके पास में जो वायर है, उस वायर के अंदर रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस हो गया और जो रिस्टोरिंग टॉर्क है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इस डिफ्लेक्शन के, ठीक है। जितना ज्यादा डिफ्लेक्शन आएगा टॉर्क उतना ही प्रोड्यूस होगा। मैं इसको समझा चुका हूं कि जितना ज्यादा, देखो आपका क्या होगा, जो ओरिजिनल टॉर्क जितना आएगा फाई उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। तो अब इस फाई को बैलेंस करने के लिए क्या होगा, वायर रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। तो देखो, फाई की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया रिस्टोरिंग टॉर्क। तो जब फाई की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ तो एक कांस्टेंट आया, वो कौन सा कांस्टेंट था, सी, जिसको हम क्या बोलते हैं, टॉर्जनल कांस्टेंट, ठीक है। अब देखो, अब एक सिचुएशन ऐसी आएगी, ऐसा तो है नहीं कि भाई ये मूव भी करती जाएगी, रोटेट ही करती जाएगी, ठीक है। रोटेशन ट्विस्ट हुआ, ट्विस्ट होने के बाद में स्टॉप होगी। स्टॉप क्यों हुई, क्योंकि जो ओरिजिनल टॉर्क है, जो कॉइल में टॉर्क प्रोड्यूस हुआ है वो, और जो रिस्टोरिंग टॉर्क है वो क्या हो गए, बैलेंस हो गए। तो बैलेंस होने की वजह से देखो, ये दोनों कंडीशन बैलेंस हुई। बैलेंस होने की वजह से यहां से करंट का अमाउंट कैलकुलेट करा, तो करंट कैलकुलेट करा तो देखो यहां साइन थीटा ने सरदर्द कर दिया। ये साइन थीटा जो है ना, वो एक्चुअल रीडिंग नहीं देने दे रहा हमें यहां करंट की, ठीक है। क्यों नहीं देने दे रहा, क्योंकि ये इफेक्ट कर रहा है। हम डायरेक्टली इस डिफ्लेक्शन से रीडिंग देख रहे हैं यहां पे, बट ये रीडिंग को डिफेक्ट कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। तो इसके रिडक्शन को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, साइन थीटा की वैल्यू को 1 बनाएंगे। और इसको 1 कब बनाया जा सकता है, जब थीटा 90 डिग्री हो। और थीटा 90 डिग्री कब होगा, जब आप क्या करें, नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड के बजाय क्या यूज करें, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड को आप लोग यूज करें स्टूडेंट्स, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से हमारे पास में मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की वर्किंग कंप्लीट होती है। और यहां पे ये समझ में आया कि आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई। डिफ्लेक्शन से हम लोग किसका आइडिया लगा सकते हैं, करंट का आइडिया लगा सकते हैं स्टूडेंट्स लोग, ठीक है। अब देखिए, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का फंडा भी मैंने आपको समझा दिया कि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्यों चाहिए। अब छोटी सी चीज और देख लो, ठीक है, कि ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड कैसे बना, 90 डिग्री का एंगल कैसे क्रिएट करके रखता है। ओके, बात समझना, 90 डिग्री का एंगल इसने कैसे बनाया, ठीक है। ओके, यहां पर इस डायग्राम को भी हटा देते हैं क्योंकि अब इसका भी कोई मीनिंग नहीं है। अब देखो, जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है उसमें 2 टॉपिक और हैं।
इसकी सेंसिटिविटी की बात करेंगे तो सेंसिटिविटी में करंट सेंसिटिविटी क्या होती है और वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होती है, ये दो टर्म और पढ़ने हैं हमें। इससे पहले रेडियल मैग्नेटिक फील्ड को देख लेते हैं कि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्यों जरूरी है। ठीक है, तो जो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है उसके ऊपर बात करते हैं। ठीक है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। ओके, देखिए ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड की यूज करते हैं। इट इज यूज्ड टू गेट और creates 90 degree angle between area vector, देखो between area vector A and magnetic field B। ठीक है, दोनों के बीच में क्रिएट करने के लिए, है ना। अब देखो इसका टॉप व्यू देखना, जो भी गैल्वेनोमीटर बनाया था उसका टॉप व्यू देखेंगे तो हमें ये समझ में आएगा कि ये देखो, ये तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड हो गया। ये सिलेंड्रिकल रेडियल और सिलेंड्रिकल है, मतलब अंदर तक ये डेप्थ तक गया तो सिलेंड्रिकल शेप हुई ना, ऐसे ये भी अंदर तक डेप्थ तक गया तो सिलेंड्रिकल शेप हुई। ये एन पोल और ये साउथ पोल हो गया। अब देखो यहां पर क्या प्लेस था, यहां पे सॉफ्ट आयरन कोर प्लेस था। ये देखो ये सॉफ्ट आयरन कोर, अभी बता रहा था ना मैं आपको कि ये इस तरीके से प्लेसिंग है। ठीक है, तो जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो इस तरीके से यूं गए यूं ऐसे यूं, इस तरीके से प्लेसिंग है। बात समझ रहे हैं, समझ में ही ऐसे। तो अगर आप इसको टॉप से देखेंगे तो टॉप से ये राउंड दिखेगा ऐसे, ये तो रेक्टेंगल है बट हम यहाँ रेक्टेंगुलर यूज नहीं करते, यहाँ सर्कुलर, ये सिलेंड्रिकल जो है सॉफ्ट आयरन कोर यूज करेंगे। तो ये हमें टॉप से क्या दिखेगा, बिल्कुल सर्कुलर फॉर्म में दिखेगा। अब इसके ऊपर जो टर्न्स हैं वो कैसे दिखेंगे, देखो ये एक टर्न ये ऊपर से आया, ठीक है, फिर ये नीचे गया, नीचे जाके फिर से बैक हुआ और फिर ऊपर आ गया। फिर देखो ये दूसरा टर्न, ये ऐसे दूसरा टर्न आया, फिर ये नीचे गया, नीचे जाके वापस बेस से कनेक्ट होके वापस ऊपर की तरफ आया, ऊपर की तरफ वापस। इस तरीके से ये क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स हैं जिनकी बात कर रहा हूं ना मैं, जो कॉइल्स में नंबर ऑफ टर्न्स लगाए ये वो हैं। ठीक है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड देखो कैसे प्रोड्यूस हुआ, ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, कैसे प्रोड्यूस हुआ, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। ओके डन। देखो अब यहां पे जैसे मैग्नेटिक फील्ड ये है ऐसे, और यहां पर अगर मैं इसका क्रॉस सेक्शन एरिया देखूं, इन सारे वायर्स का, सारे टर्न्स का क्रॉस सेक्शन एरिया देखूं तो वो किधर है, इधर है। देखो ये रहा क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, इस तरीके से। अब ये देखो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्या है, जैसे ये देखो ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये कैसे जा रहा है, इसमें यूं जा रहा है। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड यूं गया और एरिया वेक्टर ये रहा, तो दोनों के बीच में एंगल कितना बन गया, 90 डिग्री बन गया ना 90 डिग्री। ठीक है, अच्छा जो नॉर्मल केस होता है वहां पर 90 डिग्री बने जरूरी नहीं। ठीक है, अच्छा जरूरी नहीं कि ये जो टर्न है वो ऐसे हैं। देखो अगर ये टर्न सीधे रखोगे आप तो भी पॉसिबल है कंडीशन। देखो अगर आप इसको, जैसे टर्न मैंने यहाँ तिरछे दिखाए, जैसे अगर टर्न ऐसे हैं, जैसे मान लो इस तरीके से हैं, ठीक है, इस तरीके से तो पॉसिबल है टर्न्स। ठीक है, तो यहां पर देखो मैग्नेटिक फील्ड कैसे चल रहा है, ये चल रहा है ना मैग्नेटिक फील्ड ऐसे सीधा। तो आप देखो एरिया वेक्टर कैसे है, ये रहा, ये जो एरिया वेक्टर है ये रहा, मैग्नेटिक फील्ड कैसे चल रहा है, ये चल रहा, तो दोनों के बीच में एंगल कितना बन गया, फिर से 90 डिग्री बनाना 90 डिग्री। ठीक है, तो इस 90 डिग्री की वजह से वहां पर जो हमारे पास फॉर्मूला आया, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई अपॉन में साइन थीटा। तो यहां पे जो साइन थीटा का जो टर्म है वो किसके इक्वल आ जाता है, 1 के इक्वल आ जाता है, ड्यू टू थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्योंकि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, 90 डिग्री का कंसेप्ट अप्लाई कर लेता है। एक चीज और, सॉफ्ट आयरन कोर यूज करने का एक रीजन और है। सॉफ्ट आयरन कोर ही क्यों यूज किया, क्योंकि सॉफ्ट आयरन कोर क्या होता है, सॉफ्ट आयरन कोर हमारे पास में फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है। ये एक ऐसा मटेरियल होता है, जैसे सोचो कि ये सॉफ्ट आयरन कोर है, अब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है तो ये ऐसे जाने के बजाय उसको अपने अंदर से खींच लेगा। जैसे देखो मैग्नेटिक फील्ड यूं सीधा जा रहा है तो ये उसको सीधा नहीं जाने देगा, ये उसको अपने अंदर खींच लेगा और यूं निकालेगा। ठीक है, समझ रहे हैं आप बात। तो देखो जो वायर्स हैं वो तो इस तरीके से हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में गया ना, तो एरिया वेक्टर ऐसे है, तो मैक्सिमम एंगल 90 बनता है। हमेशा 90 नहीं, हर एक सिचुएशन में 90 नहीं, बट मैक्सिमम जो एंगल है वो 90 डिग्री क्रिएट हो जाएगा और हमें करंट का ऑलमोस्ट इक्वल वैल्यू मिलेगा गैल्वेनोमीटर से। ठीक है, बात समझ में आनी चाहिए। तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड यूज करा, उसकी बात हम लोगों ने कर ली है। अब देखिए, अब दो छोटे छोटे टर्म और हैं, उनको और समझे। सेंसिटिविटी की बात करते हैं, सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, है ना। ठीक है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का नेक्स्ट टॉपिक है सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी, देखो सेंसिटिविटी लिखेंगे
हाँ ठीक है, सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर। अब देखो गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी का मीनिंग समझो, मतलब स्मॉल एक्शन पे क्या मिल जाए, रिएक्शन मिल जाए। सेंसिटिविटी का मीनिंग देखो, जैसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे कोई नॉर्मल बंदा होता है वो बहुत सेंसिटिव होता है। सेंसिटिव का मतलब होता है एक थप्पड़ लगाओ, थप्पड़ लगाने पर ही रोने लग गया, तो रोने लग गया, एक छोटा सा एक्शन किया, रिएक्शन बहुत ज्यादा आ गया। एक ऐसा बंदा होता है थप्पड़ 5-7 लगा तो उसके कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, मतलब वो ज्यादा सेंसिटिव नहीं है। तो सेंसिटिविटी का क्या मीनिंग हो गया, स्मॉल एक्शन पे क्या मिल जाए, मतलब रिएक्शन क्या मिल जाए, लार्ज मिल जाए। अब स्मॉल एक्शन का मतलब हम एक्शन करते क्या है, हम एक्शन करंट देते हैं। एक्शन का मतलब हम गैल्वेनोमीटर को क्या देंगे, करंट देंगे। मतलब स्मॉल करंट पर हमें क्या मिले, लार्ज डिफ्लेक्शन मिले। रिजल्ट क्या मिलना चाहिए, डिफ्लेक्शन के फॉर्म में मिलना चाहिए। ठीक है, हम इनपुट क्या करते हैं, करंट, रिजल्ट क्या मिलता है हमें, डिफ्लेक्शन मिलता है। मतलब यहां सेंसिटिविटी का मीनिंग क्या हो गया, फॉर स्मॉल करंट, स्मॉल करंट के लिए हमें क्या मिले, प्रोड्यूस लार्ज डिफ्लेक्शन। ठीक है, तो सेंसिटिविटी का मीनिंग समझो, यहां पर जो इसका मीनिंग है वो मीनिंग हो गया फॉर स्मॉल करंट, फॉर स्मॉल करंट। ठीक है, फॉर स्मॉल करंट, स्मॉल करंट के लिए क्या हो जाएगा, लार्ज डिफ्लेक्शन है। फॉर स्मॉल करंट, ठीक है, क्या मिले, लार्ज, लार्ज डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन हमें क्या मिले, लार्ज मिले। ठीक है, आई, स्मॉल आई के लिए जो हमें डिफ्लेक्शन है, डिफ्लेक्शन है वो क्या मिल जाए, लार्ज मिल जाए। तो ये क्या मीनिंग हो गया, ये सेंसिटिविटी का मीनिंग हो गया। अब सेंसिटिविटी होती है दो टाइप की, तो फर्स्ट समझो, फर्स्ट सेंसिटिविटी क्या होती है, तो फर्स्ट सेंसिटिविटी होती है करंट सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी। ठीक है, अब देखिए करंट सेंसिटिविटी जो है वो क्या होती है, करंट सेंसिटिविटी इज इक्वल टू ये तो होती है फाई अपॉन में आई। करंट सेंसिटिविटी इज इक्वल टू फाई अपॉन में आई। देखो डेफिनेशन से समझो, मीनिंग से समझो, स्मॉल करंट लार्ज डिफ्लेक्शन। ठीक है, मतलब डिफ्लेक्शन लार्ज। देखो तो यहां पे सेंसिटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, फाई के। ठीक है, मतलब जितना ज्यादा डिफ्लेक्शन उतना ज्यादा करंट सेंसिटिविटी। बात समझ में आ गई। स्मॉल करंट लार्ज सेंसिटिविटी, जितना स्मॉल करंट उतनी ही लार्ज करंट सेंसिटिविटी। तो करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला क्या बन गया, करंट सेंसिटिविटी बन गया आई इज इक्वल, करंट सेंसिटिविटी इज इक्वल टू फाई अपॉन में क्या बन गया, आई बन गया। ठीक है, अब यहां पर देखो फाई अपॉन में आई के बाद में हम लोग यहां पर एक वैल्यू प्लेस कर देंगे, और किसका वैल्यू प्लेस कर देंगे, यहां पर हम लोग फाई या फिर आई का वैल्यू प्लेस कर देंगे। देखो आई हम लोगों ने कैलकुलेट कर रखा था, और आई का वैल्यू देखो क्या आया था हमारे पास में, याद करो। आई इज इक्वल टू, देखो आई का वैल्यू क्या था, एक मिनट देखो, आई का वैल्यू क्या लिखा हम लोगों ने, याद है कुछ, देखो कैलकुलेट करो। हम लोगों ने बिना साइन थीटा ये कैलकुलेट करा, जो कि किसके इक्वल था, सी फाई के इक्वल था। यहां से आई कैलकुलेट करा तो आई इज इक्वल टू क्या आ गया, सी फाई अपॉन में क्या आ जाएगा, बिना सॉरी एन ए बी, और ये आ जाएगा साइन थीटा। तो थीटा तो यहां पर कंसीडर नहीं करना, थीटा को तो क्या कर देना है, थीटा को तो 0 कर देना है, क्योंकि थीटा 90 बनता है। तो आई इज इक्वल टू सी फाई अपॉन में एन ए बी, ये वाला वैल्यू हमारे पास में है। तो यहां पर देखो रिटर्न करेंगे, वेयर आई इज इक्वल टू, ये जो आई है इस आई का अमाउंट लिखेंगे, वेयर आई इज इक्वल टू क्या है, सी फाई अपॉन में हो गया एन ए बी, ये वाला वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो करंट सेंसिटिविटी जो है, मतलब आई एस, करंट सेंसिटिविटी को आई एस से रिप्रेजेंट कर दो, किससे, करंट सेंसिटिविटी आई एस जो है वो हो जाएगी फाई अपॉन में सी फाई इनटू में हो जाएगा एन ए बी, फाई से फाई का कैंसिलेशन गया, देन आई एस करंट सेंसिटिविटी हो गया एन ए बी डिवाइड बाय सी। तो ये करंट सेंसिटिविटी का क्या बन गया, फॉर्मूला हमारे पास में बन गया। यहां से कुछ चीजें समझ में आ गई। फॉर इंक्रीजिंग करंट सेंसिटिविटी, देखो फॉर इंक्रीजिंग, ओके, इंक्रीजिंग करंट सेंसिटिविटी, अगर हम करंट सेंसिटिविटी को इंक्रीज करना चाहते हैं तो यहां पर क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न्स को क्या कर दो, इंक्रीज कर दो, फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया उसको क्या कर दो, उसको इंक्रीज कर दो, एक क्रॉस सेक्शन एरिया इंक्रीज कर दो, जो कि हम करना ही नहीं चाहते। अगर हम क्रॉस सेक्शन एरिया को इंक्रीज कर देंगे तो डिवाइस बढ़ेगा, तो वो तो हम चाहते ही नहीं है।
ठीक है। अच्छा, थर्ड कंडीशन क्या हो गया? थर्ड कंडीशन हो गया कि जो बी है, मैग्नेटिक फील्ड जो है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है, उसको इंक्रीज कर दो। तो दो चीजें पॉसिबल है, या तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज कर दो या नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज कर दो। तो सबसे इजी कंसेप्ट क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज कर देना। अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज कर देंगे, मतलब वायर के लेंथ को आप बढ़ा देंगे, तो करंट सेंसिटिविटी आपके पास मिलेगी। मतलब स्मॉल करंट के लिए आपको क्या मिलेगा? लार्ज डिफ्लेक्शन इजीली हमें स्टूडेंट्स मिलेगा। ठीक है। अब इसका देखो बी फिनोमिना देखो, बी जैसे करंट सेंसिटिविटी वैसे वोल्टेज सेंसिटिविटी है ना, वोल्टेज सेंसिटिविटी वोल्टेज सेंसिटिविटी Vs। ठीक है। अब वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होती है उसको समझना। वोल्टेज सेंसिटिविटी यहां पर क्या हो गया? वो देखो फाई अपॉन में V, मतलब स्मॉल वोल्टेज के लिए लार्ज डिफ्लेक्शन आ जाए, जैसे फॉर स्मॉल करंट, फॉर स्मॉल वोल्टेज लार्ज डिफ्लेक्शन हमें मिले। ठीक है। तो यहां पर देखो, और देखो लार्ज डिफ्लेक्शन मतलब फाई हमें लार्ज मिलना चाहिए, तो मतलब Vs डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया फाई के, तो ये तो लार्ज मिलेगा। अगर Vs इंक्रीज होगा, Vs लार्ज होगा, तो हमें डिफ्लेक्शन भी लार्ज मिलेगा। ठीक है। और V जो है वो स्मॉल, अगर V स्मॉल है तो हमें वोल्टेज सेंसिटिव क्या मिलना चाहिए? लार्ज मिलना चाहिए। तो Vs इज इक्वल टू फाई अपॉन में V। इतना क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है। अब यहां पे देखो V का वैल्यू क्या होता है? V वोल्टेज होता है। अब वोल्टेज होता है तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V क्या होता है? V इज इक्वल टू IR होता है। तो यहां पे V इज इक्वल टू IR का वैल्यू प्लेस करो। ठीक है। तो देखो यहां पे जो Vs है, Vs, ठीक है, जो Vs लिख रहे हो वो क्या लिख रहे हो? फाई अपॉन में क्या हो जाएगा? I इंटू R हो जाएगा, क्योंकि V इज इक्वल टू IR, V इज इक्वल टू IR अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। अब I का वैल्यू फिर से सब्स्टिट्यूट करो। I का वैल्यू क्या है? ये रहा, C फाई अपॉन में NAB। तो यहां पे I का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो देखो Vs इज इक्वल टू फाई एज इट इज। I का वैल्यू डालेंगे तो I का वैल्यू कितना है? यहाँ पे I का वैल्यू देखो ये रहा। ठीक है। तो ये C फाई है, तो यहाँ पे C फाई इनटू में क्या हो जाएगा? NAB, और नीचे हो जाएगा R। देखो फाई से फाई का कैंसिलेशन हो गया, देन Vs इज इक्वल टू क्या बन गया? NAB अपॉन में क्या हो गया? C ऑफ R हो गया। ये लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास बन गया वोल्टेज सेंसिटिविटी। क्लियर हो गया? क्या बना? वोल्टेज सेंसिटिविटी। अब देखो करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी में रिलेशन है। देखो यहां दिख रहा है, देखो NAB अपॉन में C दिखा। इसको आप क्या लिख सकते हैं? इसको आप लिख सकते हैं करंट सेंसिटिविटी। तो ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट, ये हो गया इक्वेशन सेकंड, देन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड देखो दोनों में रिलेशन देखो। जो Vs है करंट सेंसिटिविटी है, वो सॉरी वोल्टेज सेंसिटिविटी जो है वो करंट सेंसिटिविटी डिवाइड बाय R के इक्विवेलेंस में है। बात समझ में आई? तो ये इक्वेशन नंबर थर्ड बन गई। ठीक है। तो करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी में रिलेशन रिप्रेजेंट करता है इक्वेशन नंबर थर्ड स्टूडेंट्स। ठीक है। ओके। तो देखो आज की वीडियो को हम लोग यहीं रोकेंगे। तो गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की हम लोगों ने बात कर ली थी। वहां पर हम लोगों ने जो है वर्किंग का हमारा टारगेट क्या था कि हम करंट को फाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रूफ करें। तो वर्किंग में हम लोगों ने इसको कर लिया। फिर हम लोगों ने सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर की बात करी, जो कि दो टाइप से है, करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी को इक्वेशन फर्स्ट में देखा, वोल्टेज सेंसिटिविटी इक्वेशन नंबर सेकंड में है। यहां पर भी देखो, यहां पे अगर आप वोल्टेज सेंसिटिविटी को इंक्रीज करना चाहते हैं तो क्या करो? करंट को इंक्रीज, नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज करो, क्रॉस सेक्शन एरिया को इंक्रीज कर दो, मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज कर दो, और आर को क्या कर दो? रिड्यूस कर दो। आर को क्या करो? रिड्यूस करो। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग? ठीक है। ओके। और दोनों में रिलेशन इक्वेशन नंबर थर्ड को रिप्रेजेंट करता है स्टूडेंट्स। ठीक है। होप करूंगा कि आपको वीडियो में टॉपिक 100% क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर आपको लग रहा है कि नहीं, कोई डाउट रह गया, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चैनल वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। चैनल पे नए जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें स्टूडेंट्स। ठीक है। हम मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक और नए चैप्टर के साथ। तब तक व्यस्त रहें, मस्त रहें। गुड बाय, बाय बाय।